एक्चुअली देयर इज टू सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी. एक तो तुम्हारा ब्लड है और दूसरा है lymph. But first we will complete everything about the blood, and then I'll let you know what is lymph and how the lymph is circulating in our body and what is the role of the lymph. Why we need lymph का क्या role है, क्या function है, कैसे circulate करता है. But first we are doing blood. So in the last class we had learned that your blood is mainly composed of two parts. One is the fluid part, that is your plasma, and the second one is your cells. Today we will learn in detail about the cells. So इतना हमने कर लिया था पिछली क्लास में कि there are three types of cells that are present in the blood. One is your RBC, which is also known as erythrocytes. The second one is your WBC, and the third one is your platelets. This we had learned in the last class. All the three types of cells in the embryonic stage. अभी यहाँ पर एक चीज है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट ऐसे नॉर्मली हम जानते हैं कि ये जो तीनों तरह के सेल्स हैं ये हमारे बॉडी में कहाँ बनता है. ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था. इन द रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो में बनता है. सो एक्चुअली हाउ, क्यों रेड बोन मैरो में बनता है? रेड बोन मैरो में ऐसा क्या है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स? द थ्री टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स तीनों ही वही बनते हैं, बट वी विल लर्न अबाउट ईच वन ऑफ देम separately. First we will learn about RBC. In this class, first we will learn about your RBC. RBC. The process of formation of erythrocytes, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि RBC को हम erythrocytes बोलते हैं. So the process of formation of erythrocyte is known as erythropoiesis. Erythropoiesis. What is erythropoiesis? It's the process of formation of erythrocytes. What is this? Process of formation of erythrocytes. Here I will make three statements जो बहुत important है. ये जो process of erythropoiesis होता है in the early embryonic stage, जब ये एम्ब्रियो बनना शुरू होता है उस समय ये आरबीसी जो है वो कहाँ बनता है? वो वन ऑफ द मेम्ब्रेन में बनता है, दैट इज योर योल्क सैक. तो एक्चुअली इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट्स प्रोड्यूस्ड इन योल्क सैक. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये थ्री डिफरेंट स्टेजेस में बनता है. अर्ली, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, it's being formed in the yolk. But ये early embryonic stage है. Late embryonic stage, during late embryonic stage, RBCs are being formed in the liver and spleen. यहाँ बनते हैं. early embryonic stage में तो वो हमारे yolk sac में बन रहा है, but later embryonic stage में liver and spleen में बनता है. Late embryonic, this is very important. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे वहां पर ये क्वेश्चन होता है, वेयर आर द आरबीसीज आर फाउंड. वहां ये नहीं लिखा रहेगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स, और ऑप्शंस होंगे. तो योक सैक भी वहां पर हो सकता है. लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट्स इन लिवर and spleen. After birth onwards, your erythrocytes, your RBC are being formed in the red bone marrow after birth onwards.
after birth onwards. Where it is being formed? It is formed in red bone marrow. मैम Yes, बच्चा. मैम वो लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज और आफ्टर बर्थ में क्या डिफरेंस है? हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज जब भी मदर फीटस डेवलप हो रहा है इन द वूम ऑफ अ मदर, तो जब भी अर्ली स्टेजेस होते हैं 4 to 6 वीक वाला स्टेज होता है, तभी वहां पर योल्क सैक जो है ये आरबीसी बनाएगा. ठीक है. लैटर एम्ब्रियोनिक स्टेज अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, अभी वो मदर के वूम में भी है, वूम में ही है, तो वहां का जो लेट स्टेज है, क्योंकि ये 9 मंथ का पूरा प्रोसेस होता है, गैस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज का. बट आफ्टर बर्थ, बट एक बार फीटस बर्थ हो गया, न्यूबॉर्न बेबी आ गया, फिर वो ना तो लिवर में बनेगा ना तो स्प्लीन में बनेगा, योक सैक का तो संभावना ही नहीं है. आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स वो किधर बनेंगे? रेड बोन मैरो. क्लियर? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जब इस शुरू में, यस आई विल टेल यू व्हाट इज स्प्लीन. स्प्लीन इज एन ऑर्गन, आपने शायद डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा लीजा. स्प्लीन जो है वो एक ऑर्गन है जो आपके एब्डोमेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है. स्प्लीन के बारे में मैं आज बताऊंगी आपको थोड़ा सा. इसका रोल भी है हमारे इरिथ्रोपोइसिस में, हमारे इरिथ्रोसाइट्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी विल लर्न कि स्प्लीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में. ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब शुरू के वीक्स में 2-4 वीक्स तक जो है, 4 to 6 वीक्स बोल सकते हो, वहां योक सैक में बनता है. उसके बाद लिवर और स्प्लीन जब डेवलप हो जाता है, बेबी का, फिटस का डेवलप हो जाता है, तब वहां बनने लगता है. बट आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स वो कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. यस. सो नाउ वन थिंग बच्चा, अब ये बनेगा रेड बोन मैरो में आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स, क्योंकि बर्थ ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है हमारे बॉडी में वो हमें पढ़ना है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बोन मैरो जो है वो घर है किसका? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इरिथ्रोसाइट्स. तो हम इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ते. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाई बोन मैरो, क्यों बोन मैरो में ही बनता है? तो why bone marrow? Because bone marrow consists of stem cells. bone marrow के अंदर stem cells होते हैं. bone marrow के अंदर stem cells present होते हैं. What are the stem cells? Stem cells are those cells which are capable of dividing and differentiating into any type of the cell that your body needs. क्योंकि ये मसल्स है, ये मसल अभी डिवाइड करना बंद कर चुका है, ये बन गया है. बट अगर हमारे बॉडी को मसल सेल चाहिए तो यस, योर स्टेम सेल्स कैन गिव यू दैट. तो स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट हैं, एंड द स्टेम सेल्स, ये बोन मैरो है which is house of all the 3 types of cells, blood cells. इसलिए मैंने इसको हाउस जैसा बना दिया है in order to make you understand. Why bone marrow? क्योंकि बोन मैरो के पास क्या है बच्चा? स्टेम सेल्स प्रेजेंट है. दे हैव स्टेम सेल्स. व्हाई स्टेम सेल्स आर सो इम्पोर्टेंट? क्या है इनमें ऐसा जो स्टेम सेल्स बना सकते हैं? तो योर स्टेम सेल्स आर, is this color visible? I don't think so. I will use another color. Your stem cells are pluripotent. ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि the stem cells are capable of forming any type of the cells. They are capable of giving rise to any type of the cell that your body needs. तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं pluripotent, and your stem cells are pluripotent in nature. Clear? Can give rise to any type of cells. Okay? तो ये स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? बोन मैरो में प्रेजेंट है. अभी
इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी ऐसे ही एक बार में नहीं बन जाता। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो इमैच्योर आरबीसीज होते हैं उसके पास न्यूक्लियस था, बट जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं दे आर इन्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एक्चुअली ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग माइटोसिस करते हैं, दे हैव डिवाइड करने की कैपेसिटी है इनके पास। बट सारे के सारे सेल, जैसे ये डिवाइड किया ये स्टेम सेल, इसमें दो नए सेल्स बनाए, इसमें से एक सेल एज अ स्टेम सेल रह जाएगा और जो एक सेल है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल, ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल। ये बनाएगा तुम्हारा इरिथ्रोब्लास्ट। अब यहां पूछोगे तुम व्हाट इज मैम इरिथ्रोब्लास्ट? इरिथ्रोब्लास्ट इज अ प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, मतलब इस इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके मैच्योर होके इरिथ्रोसाइट्स बनाएगा। तो एक्चुअली दिस स्टेम सेल इट विल फॉर्म इरिथ्रोब्लास्ट, दिस इज योर इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट ऊपर का दिख रहा है? यस और नो बच्चा? श्रेया ऊपर का दिख रहा है बच्चा इरिथ्रोब्लास्ट? यस मैम। ओके, तो ये इरिथ्रोब्लास्ट क्या है? अगर आपको कंफ्यूजन हो यू कैन राइट इट्स प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स। अगर ये प्रिकर्सर है तो इसके पास न्यूक्लियस है। आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर अभी इस सेल के पास न्यूक्लियस है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, बट इसको मैच्योर होने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अभी इस बात को ध्यान से सुनना। एक्चुअली whenever there is deficiency of oxygen, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया होता है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। whenever there is deficiency, ऑक्सीजन का नीड बॉडी को जाता है, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन की नीड बढ़ती है एक सिग्नल सेंड होता है टुवर्ड्स द किडनी, एंड किडनी सिक्रीट्स अ हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। क्या बोला मैंने? अब ये क्यों बनेगा, आरबीसी क्यों बनेगा? सिग्नल कौन देगा स्टेम सेल्स को कि अभी मेरे बॉडी को और आरबीसी चाहिए, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रहा है, वी आर इन नीड। तो ये सिग्नल जो होता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी का सिग्नल इज बीइंग कैरीड टुवर्ड्स द किडनी। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, मैं ऐसे लिख देती हूं, का सिग्नल जाता है किडनी के पास। और किडनी क्या करता है? किडनी सिक्रीट्स अ हार्मोन, सिक्रीट्स अ हार्मोन, and the name of the hormone is erythropoietin. Erythropoietin. ये एक हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द किडनी, और ये इरिथ्रोपोइटिन अब क्या करेगा? ये इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है, ये अभी आरबीसी को बताता है कि यू हैव टू सिंथेसाइज इरिथ्रोसाइट्स, हमारे बॉडी की नीड है, अब तुम्हें बहुत सारे इरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं। तो एक्चुअली ऑल अलोंग सिर्फ इरिथ्रोसाइट हेल्पफुल नहीं होता है, इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है टू द इरिथ्रोब्लास्ट, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मैच्योर फॉर्म। तो ये जो हमारा प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी है ये मैच्योर कब होता है? इसको तीन चीजें चाहिए मैच्योरेशन के लिए। मैच्योरेशन के लिए इसको तीन चीजें चाहिए। पहला, ये इरिथ्रोपोइटिन, it's a protein, it's a hormone. Along with this, it also needs iron, या फिर बोल सकते हो विटामिन B9 एंड विटामिन B12, ये दोनों चीजें चाहिए। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें मैं लिख रही हूँ? इरिथ्रोपोइटिन, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। जब ये सारी चीजें हमारे इरिथ्रोब्लास्ट को मिल रहा है तब ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर आरबी
सी में। तो क्या क्या चीजें चाहिए इसको? इरिथ्रोपोइटिन चाहिए। ये इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये कौन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन कौन सिग्नल्स तो जा रहा है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, बट इरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है? इट्स योर किडनी, मेक अ मार्क ऑफ इट, किडनी बनाता है, ठीक है। और मैच्योर आरबीसी होने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो इरिथ्रोपोइटिन जो स्टिमुलेट करता है in the formation of RBC as well as maintain the number of RBC in the blood, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि there is 5 to 5.5 million RBC per millimeter cube of blood। तो इसको मेंटेन कौन करेगा? कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसको गेस कौन करेगा? इसका सिग्नल सेंड कौन करेगा टुवर्ड्स द किडनी एंड देन टुवर्ड्स द बोन मैरो? तो एक तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से हमें पता चलो, और दूसरा किडनी सिक्रीट करता है इरिथ्रोपोइटिन। तो अब हमारा मैच्योर हो गया आरबीसी व्हेन इट गेट्स दीस थिंग्स, इट विल लीड्स टू मैच्योर। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ऐसे, मैच्योर आरबीसी। अब तुम्हारा आरबीसी मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया तो नाउ इट विल एंटर द ब्लड। अब ये हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड को एंटर करेगा। बट हमारा सिस्टम जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, हमसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब अगर डिफिशियंसी है, अगर विटामिन B9 और विटामिन B12 डाइजेशन से नहीं आ रहा है, तो ऐसे डिफेक्टिव आरबीसी को वो ब्लड में नहीं भेजेगा, यहीं पे डिग्रेड कर देगा, फिनिश कर देगा। नो, यू आर नॉट केपेबल ऑफ मैच्योरिंग इनटू अ गुड आरबीसी, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, क्योंकि आयरन ही नहीं है। और जैसे अभी जब ये ऐसा होता है, तो अगर ब्लड में आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज अनीमिया। डाइजेशन में पढ़ा था बच्चा। इसीलिए जो खाना हम खाते हैं, आप जो फूड लेते हो, ईट करते हो, उसमें विटामिन्स होने जरूरी है, विटामिन्स होने जरूरी है। यस ओम? मैम जिन लोगों को डायलिसिस पे रखा जाता है तो फिर उनके लिए इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है? जिन लोगों को डायलिसिस पे रखा जाता है उनके बॉडी में इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है? गुड। इरिथ्रोपोइटिन आपका किडनी क्या कर रहा है? बना रहा है। अगर दोनों के दोनों किडनी ही खराब है, नहीं बना सकते सेल्स को, तो जरूरी नहीं है कि वो सेल्स का सिक्रीट नहीं कर रहे। डायलाइसिस का मतलब है कि जो हमारा पूरा, क्योंकि इसके बाद हम इसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट सर्कुलेटरी के बाद टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी ही है। वहां पर किडनी इतना सिंपल नहीं है कि थोड़े से डैमेज से उससे कुछ होता है। और यस डेफिनेटली कि इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन जो है वो हैम्पर होगा, बट ऐसा नहीं है कि जो बंदा डायलिसिस पे है वहां इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट, अगर इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि 120 डेज में आपका आरबीसी जो है वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल ही इतना है। तो आरबीसी ही नहीं बनेगा, ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन ही कैरी नहीं होगा, तो बंदा सर्वाइव ही नहीं करेगा। डायलाइसिस जब हम करते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम में सेम सिचुएशन जो हमारे बॉडी के अंदर है वही हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन हार्म हो सकता है बट बिल्कुल निल नहीं होगा। अगर बिल्कुल भी निल हो जाएगा तो आरबीसी ही नहीं बनेंगे एंड अल्टीमेटली पर्सन खलास, ठीक है। क्योंकि आरबीसी बहुत जरूरी है आपके बॉडी के लिए, इट कैरीज द ऑक्सीजन। तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट जो हम एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। ओके चलेगा? हाँ मैम। यस चलो तो इतना फटाफट नोट डाउन कर लो। अब तुम्हारा मैच्योर आरबीसी हो गया। मैंने बोला कि अगर विटामिन की डिफिशियंसी है और ये परफेक्ट आरबीसी नहीं बन पाया है तो ये जाएगा ही नहीं ब्लड में, ये पहले ही हाथ जोड़ लेगा कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूं। इसी वजह से आपको विटामिन डाइट में चाहिए, और जब ये फुल्ली मैच्योर अच्छा वाला आरबीसी बन जाता है तो ये ब्लड में सर्कुलेट करने चला जाता है। और अगर डिफिशियंसी होती है, अगर डिस्ट्रॉय हो गया बहुत सारा, तो ब्लड में डिफिशियंसी है और तो हेमोग्लोबिन की भी डिफिशियंसी है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? अनीमिया हो जाता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। आपने विटामिन B9 और विटामिन B12 के लिए भी पढ़ा होगा कि इट्स लीड्स टू अनीमिया। यस और नो? यस मैम, पर्निशियस एंड माइक्रोस्कोप। यस वेरी गुड।
तो वही दोनों है। अगर ये भी चेक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने घर में किसी को ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, आई डोंट नो, कि अर्ली प्रेगनेंसी जब भी होती है ना, तो डॉक्टर इन द फर्स्ट विजिट इट रिकमेंड्स कि फॉलिक एसिड आपको लेना चाहिए और आयरन की टैबलेट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन डेवलप नहीं हो, क्योंकि उस समय भी आपके एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, इरिथ्रोसाइट्स बन रहे हैं, तो उनको आयरन और विटामिन बहुत जरूरी हैं। इसलिए मदर को ये रिकमेंड किया जाता है। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द बेबी ऑल्सो, तो इट वॉज एडवाइजेबल टू टेक द vitamins and iron. Okay, चलो फटाफट नोट डाउन करो so that I can rub it. अब मैंने आपको बताया मैच्योर आरबीसी हो चुका है, अब हमारा आरबीसी मैच्योर हो गया। अब इस मैच्योर आरबीसी का क्या करेंगे? इट एंटर्स द ब्लड में आ जाएगा। Now, they remain circulating in the blood for around 120 days. क्योंकि जो आपका इरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसीज हैं, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज का होता है। अभी अगर ये मैच्योर आरबीसी है तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, और ये कैसा होता है, ये क्या शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है। अब मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि जब भी आर्टरीज किसी ऑर्गन को एंटर करती है तो क्या होता है, दे डिस्ट्रीब्यूट टू फॉर्म मेनी स्मॉल कैपिलरीज, ऐसे पतले पतले कैपिलरीज बना लेती है। तो यहाँ जब आर्टरीज बहुत ज्यादा नैरो नहीं है, तब तो ये आरबीसी बड़े मजे में घूम रहा है। बट क्या होता है, जब भी वो कैपिलरीज में एंटर करते हैं तो उसको पूरा स्पेस नहीं मिलता, वो ऐसे ऐसे करके जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि फिर क्या होते हैं, उसके मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे रप्चर होने लगते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, 120 डेज होते होते वो बिल्कुल टूट फूट जाता है। अभी वो इतना काम का नहीं रहा। इस वजह से हम कहते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, क्योंकि जब ही ये कैपिलरीज को एंटर करता है, और यू नो कि कैपिलरीज का जो साइज होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत पतले पतले होते हैं पाइप्स वो, तो इसके मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगते हैं। So if this is capillaries and the RBC they have to move, तो इसके membranes क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। membranes damages in capillaries, और फाइनली घूम फिर के जब भी बहुत ज्यादा 120 डेज आते आते बहुत बेकार हो जाती है उसकी स्थिति, तो फिर वो एंटर कर जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फिर क्या है, ये कैपिलरीज थे, ये कैपिलरीज अभी ऐसे वेन्स ज्वाइन करके बनाते हैं, और फाइनली ये वेना कावा बनाता है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ऑल द चैप्टर्स आर रिलेटेड क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो डायरेक्टली वेना कावा में नहीं जाता, और किधर चला जाता है, पोर्टल सिस्टम। किधर एंटर करते हैं, लिवर में। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो कैपिलरीज है ये फिर सर्कुलेट करके हमारा जो ये वेन्स के थ्रू ब्लड लेके आ जा रहा है। अभी ये ब्लड वेसल्स में फिर से आ गया। अब यहाँ से ये कहीं वेना कावा में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये स्प्लीन में जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो अब ये एंटर करेगा स्प्लीन में। स्प्लीन की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी है, SPLEEN होना चाहिए। अब ये स्प्लीन में एंटर कर जाएगा, मैं ये कलर नहीं यूज करती हूँ। स्प्लीन में एंटर कर रहा है सर्कुलेट करके, फिर क्या हो रहा है, स्प्लीन में ये एंटर कर गया। स्प्लीन में योर स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अभी वो इतने डैमेज हो चुके थे कि स्प्लीन के मेम्ब्रेन्स और भी एकदम इसके अंदर एकदम पतले पतले से हैं, ठीक है। अब वो इतने ज्यादा डैमेज हो गए कि यहाँ पर पूरे डिग्रेड हो गए, टूट गए तो क्या होगा, योर जो हेमोग्लोबिन भी है तुम्हारे आरबीसी का कंपोनेंट, हेम और ग्लोबिन वो भी
टूट गए। ग्लोबिन जो है उसका अलग तरीके का सर्कुलेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ग्लोबिन फिर से हमारे साइकिल में कैसे एंटर करता है। और जो हेम है वो डिग्रेड करके बनाता है तुम्हारे बाइल्स, वो बनाएगा तुम्हारा क्या, बिलिबिरिन एंड बिलिवर्डिन, जो फिर से लीवर को एंटर कर जाएंगे, बाइल जूस बनाएंगे। तो बेसिकली स्प्लीन क्या है, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। 120 डेज होते होते यहाँ आकर हमारे आरबीसी दम तोड़ देते हैं। सो स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसका पोजीशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं ऐसे बता सकती हूँ कि हमारा जो एब्डोमेन है ना, उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है स्प्लीन। छोटा सा ऑर्गन है बट बहुत काम का है। इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक बात सुन के तुम्हें और आश्चर्य होगा कि ग्रेवयार्ड तो है ही, बट ये थोड़े से आरबीसी को स्टोर करके भी रखता है इमरजेंसी के लिए। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, ब्लड चाहिए, तो ब्लड बैंक और रिलेटिव्स ये तो बाद में देंगे, सबसे पहले स्प्लीन डोनेट करता है जो ये स्टोर करके रखता है। तो स्प्लीन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी 120 डेज के बाद यहाँ आके हमारे आरबीसी ने दम तोड़ दिया, और दूसरा इट ऑल्सो स्टोर्स आरबीसी। ये सिंपल भाषा बताने से ये होता है कि वो बच्चों को याद रह जाता है कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ बोला था। इट ऑल्सो स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ आरबीसी। तुम कह सकते हो ये हमारा अपना ब्लड बैंक है, ये हमारे बॉडी का अपना ब्लड बैंक है, यू कैन से। तो अभी स्प्लीन में क्या हो रहा है, स्प्लीन में आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, वो वहां का तुम्हारा क्या है, ग्रेवयार्ड है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर हेम और ग्लोबिन प्रोटीन ये भी अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि हेमोग्लोबिन भी था इसके पास। तो यहाँ पर हेम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वापस फिर से हमारे साइकिल में एंटर कर जाता है क्योंकि ये प्रोटीन है, ठीक है। बट हेम जो है ये डिग्रेड करता है बिलिरुबिन प्लस बिलिवर्डिन। These are they form the bile juice। फिर ये यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ से वो लिवर के पास चले जाते हैं। तो ये जो अभी मेरा कैपिलरीज है ये क्या करेगा, अभी यहाँ पर ये लेके आया, अगर ये फ्लोइंग ब्लड से आ रहा है, ये आर्टरी है, तो बच्चा ये क्या था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अभी ये कैपिलरीज है, फिर ये कैपिलरीज जो है ये ब्लू ब्लू बनाती हूँ, ज्वाइन करेगा एक्चुअली, क्योंकि वेन्स को हम ऐसे ही दिखा देते हैं, वेन्स है, और फिर ये वेन्स कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, लिवर के पास लेके जाएंगे। ये ज्वाइन करेगा क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये जो आपका बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन्स हैं ये किधर जाते हैं, ये लिवर में जाते हैं। तो ये ज्वाइन हो गया और फाइनली ये जो हमारा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किधर जाएगा, वो लिवर में जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ एक ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ लिवर का। अभी लिवर में क्या होगा, आरबीसी का बाहर की जो चीजें हैं वो टूट गई, मेम्ब्रेन सा डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस जो डिस्ट्रॉयड सेल के पार्टिकल्स है उसको खाने के लिए हमारे लिवर में एक स्पेशल टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स हैं। शायद ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा और आपको याद होगा। यस, वेरी गुड। तो देखो सारी चीजें रिलेटेड हैं, ऐसे ही पूरा का पूरा सिस्टम एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अभी जो यहाँ पर हेम प्रोटीन है वो तो बिलिबिरिन बिलिवर्डिन बनके बाइल जूस लिवर में चला गया। जो तुम्हारा ग्लोबिन है इसका एक डिफरेंट साइकिल होता है, वो यहाँ हमें नहीं पढ़ना है, वो फिर से हमारे सिस्टम में एंटर कर जाता है क्योंकि वो प्रोटीन है। बट ये जो डेब्रिस है, सेल डेब्रिस है, वो सारा, ये मैंने लिवर ऐसा समोसा जैसा बन गया है, बट क्या करूं अभी स्पेस भी नहीं है यहाँ पर। ये लिवर है, लिवर में क्या है, ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं दीज आर स्पेशल फैगोसाइटिक सेल्स, इसको मैक्रोफाजेस ऑफ लिवर भी बोलते हैं, दैट इज योर कफर सेल्स।
तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं ऐसे सिंपल में लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती। व्हाट टू डू? कफर सेल्स, ये कफर सेल्स क्या है? दे आर फेगोसाइटिक सेल, स्पेशलाइज्ड फेगोसाइटिक सेल्स, इसको आप मैक्रोफाजेस बोल सकते हो, जो सिर्फ लिवर में मिलता है, स्पेशलाइज्ड है लिवर के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर, देन यू विल ऑलवेज आंसर इट्स द कफर सेल्स। तो ये कफर सेल्स क्या है? ये फेगोसाइटिक सेल्स है। ये बोलते आओ सारे सेल डेब्रिस मैं तुम्हें खा जाता हूँ, ऐसे खा लेते। और मैक्रोफाजेस ना, ये जो छोटे छोटे WBCs है वो तो ऐसे छोटा छोटा बाइट खाते जैसे अपन खाना खाते। जो मैक्रोफाजेस है तो वो ऐसे जाके सबको ऐसे दबोच लेते हैं, बहुत सारे सेल डेब्रिस है सबको एक साथ। तो ये जो है कफर सेल्स, ये मैक्रोफाज है, बड़ा सा फैगोसाइटिक सेल है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं फैगो, जो कहाँ होता है? लिवर में प्रेजेंट है। और ये यहाँ पर जो भी हमारे फेगोसाइटोसिस कर रहा है डेड RBC को, तो डेड RBC का फाइनली फेगोसाइटोसिस कहाँ हो रहा है? लिवर में। अब उसकी जो भी छोटी मोटी चीजें बची हुई थी ना ब्लड में, उस सबको हमने खत्म कर दिया, हमारे फेगोसाइटिक सेल्स ने सबको खा लिया। तो ये फेगोसाइटिक सेल्स, कफर सेल्स क्या कर रहा है? ये फेगोसाइटोस कर रहा है, फेगोसाइटोस डेड RBC इन लिवर। फटाफट नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? जब तक आप Yes. हाँ नहीं बोलोगे ना तो मुझे भी ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। मनोली, सिद्धेश, Yes, ma'am. ओके गुड। वे फटाफट से नोट डाउन करो। स्क्रीन के लिए बातें की, पूछा था मैम स्क्रीन क्या है। तो बच्चों जब हम इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां हम देखेंगे अरे वाह स्क्रीन तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है हमारे बॉडी में। हमारे पूरे के पूरे बॉडी में, जैसे हमारा WBC क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स हैं, हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हर चीज से। तो अभी एक जगह अगर बॉडी में बोन मैरो में बन रहा है और इन्फेक्शन मैंने इधर हाथों में हो गया है, तो मैं वेट करूंगी वो वहां से चल के आएगा। यस ओम, वेरी गुड, लिम्फेटिक ऑर्गन है वो। यस, जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। ये लिम्फ नोड क्या करते हैं? ये बहुत सारे WBC को स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो दिल्ली में बैठी है, बट अगर कोई पंगा महाराष्ट्र में हो रहा है तो हम अपने लोकल जो जनता है, लोकल पुलिस है, उसको ही बुलाएंगे ना। अभी ये तो नहीं वेट करेंगे कि वो दिल्ली से आएगा फिर यहाँ पर जो भी दंगे फसाद हो रहे हो उसको काउंटर करेगा। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी अलग अलग पार्ट पे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है लिम्फ नोड। और स्प्लीन जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड अबव द स्टमक, स्टमक के जस्ट ऊपर रहता है, रिब से ढका हुआ रहता है। ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, ओम ने बहुत अच्छा बताया। इसके पास WBCs ये स्टोर करके रखता है। और मैंने बता दिया कि स्प्लीन एम्ब्रोयनिक स्टेज में स्प्लीन क्या है, वो RBC बनाता भी है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड भी है RBC का, थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा RBC को स्टोर करके भी रखता है अंडर इमरजेंसी कंडीशन। तो बेसिकली योर स्प्लीन इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन विच कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ WBCs। और जब भी अटैक करना होता है ना, मान लो बॉडी के किसी भी पार्ट पे, तो स्प्लीन बोलता है, सबसे पहले एक्टिव होता है, बोलता ओ इस पार्ट पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, सो रस, तो सारे WBC उस साइड दौड़ने लगते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर लीजा? Yes, ma'am. ओके, नोट इट डाउन फॉर WBC। हमने अभी इसका जिस्ट हम एक बार देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमारा RBC जो है वो मैच्योर हुआ, इन्यूक्लिएटेड हुआ इन द बोन मैरो, और उसके बाद वो सर्कुलेटिंग ब्लड में आ गया। सर्कुलेटिंग ब्लड में उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 120 डेज का ही होता है। जब वो आर्टरीज से कैपिलरीज को एंटर करते हैं तो कैपिलरीज बहुत थिन होती है, बहुत थिन होते हैं कैपिलरीज ट्यूब। तो वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो के उससे पास करते हैं, तो धीरे 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 उसके पूरे मेम्ब्रेन डिग्रेड होते जाते हैं। फिर 120 डेज के बाद अब उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं रहती है कि वो कुछ हमारे लिए काम कर सके। फिर वो एंटर करता है ब्लड को और यहाँ से एंटर कर जाता है स्प्लीन को, जहां पर इसका डिग्रेडेशन होता है। ग्रेवयार्ड है वो RBC का।
टूट फूट जाते हैं हमारे सारे आरबीसी यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलेट हो रहे थे कैपिलरीज में, ये और भी थिन कैपिलरी होता है स्प्लीन का। फिर जब ये टूट गए तो आपका हेमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन हो गया, हेम प्लस ग्लोबिन, हेम जो है वो डिग्रेड होके बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनाया। नाउ योर स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड एज वेल एज इट आल्सो स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ आरबीसी। नाउ अभी जो यहाँ से कैपिलरीज थे वो यूनाइट करके क्या बनाया, वेन्स बनाया, और ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके किधर गया, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ही लेके जाएगा, बट वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, वो डायरेक्टली वेना कावा में नहीं जा रहा है। सर्कुलेटरी में ही मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हमारा एक सुपीरियर वेना कावा होता है और इंफीरियर। वेना कावा का मतलब है बड़ा सा वेन्स, एकदम बड़ा, बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स को ज्वाइन करके बड़ा वेन बन गया, एक नीचे के बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है और ऊपर से लेके आ रहा है। बट ये वेना कावा नहीं बन रहा है, ये किधर जा रहा है, लिवर में, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बचा है। ब्लड में इतनी गंदगी रहेगी, इतने सारे आरबीसी टूट फूट गए हैं, उनको भी तो हटाना है, तो पहले ये लिवर जाता है, पोर्टल सिस्टम, लिवर में गया, वहां पर वी हैव स्पेशल फैगोसाइटिक सेल्स, कफर सेल्स, वो सारे के सारे जो भी डेब्रिस थे उसको खा गया, फिनिश कर दिया। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट WBC. Now we have to talk about WBCs. व्हाइट ब्लड सेल्स, एक्चुअली ये कलरलेस होता है, इसके पास हेमोग्लोबिन जैसे रेड पिगमेंट नहीं है, इस वजह से इसको नाम दे दिया हमने, ऐसे कलरलेस बोलना अच्छा नहीं रहता है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में ही बनेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स, तो कहते हैं ना जो स्मॉल बेबी है उसकी इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी उनको, इसलिए कहते हैं ना न्यू बॉर्न है उससे थोड़ा सा दूर रहो, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन ये कर लेता है। तो क्योंकि अभी उनके WBCs बनने स्टार्ट हुए हैं हमारे बोन मैरो में, क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑर्गन्स बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर, और इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर, मदर इज देयर फॉर देयर प्रोटेक्शन, बट अभी वो बाहर आ गए तो उनको अपना खुद का सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। मामा कहती है ना तुम स्कूल जाते हो, खेलने जाते हो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ बाय योरसेल्फ, तो वैसे ही यहाँ पर है, जब तक वो वूम में थे दे आर प्रोटेक्टेड, बट एक बार बाहर आ गए नाउ दे हैव टू बिल्ड देयर ओन सिस्टम। अब किसी भी सेल को ऐसे डायरेक्टली हम माइक्रोस्कोप में ऐसे नॉर्मली तो देख नहीं सकते, यू नो द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो हम उसको स्टेन करते हैं बच्चा। तो WBC को हमने बेसिकली WBC और ल्यूकोसाइट्स, leukocytes, that is your WBC. WBC को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इसको स्टेन किया, डाई, बेसिकली वी यूज द डाई इन ऑर्डर टू स्टेन देम। तो एक्चुअली वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ WBCs। एक WBC हमें ऐसा मिला जिसके साइटोप्लाज्म में, साइटोसॉल में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स थे, और दूसरा ऐसा मिला जिसमें बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं थे। ये हमें कैसे दिखा, जब हमने सेल को डाई किया, स्टेन किया, तो सेल्स आर स्टेन्ड, cells are stained and observed under microscope. The cells which are granular, हमें जो वहां दो तरह के सेल्स मिले, जो जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में जिसके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे उसको हमने बोल दिया ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिसमें नहीं था उसको हमने बोल दिया अग्रैन्युलोसाइट्स। So there are two types of WBC depending upon the granules whether they are present or absent in the cytoplasm, है या नहीं है साइटोप्लाज्म में, उसके बेसिस पे हमने दो तरह के WBCs देख लिए। अब जो ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये बहुत चतुर है, इसमें तीन तरह के सेल्स हैं, कुछ एसिडिक डाई को पिक करता है, पिक करना मतलब उसका कलर ले लेता है, कुछ बेसिक डाई को पिक करता है, और एक है ना वो और भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बोलते हैं तू भी आजा तू भी आजा, वो एसिडिक डाई से भी स्टेन होता है और बेसिक डाई से भी स्टेन होता है, और उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो नाउ लेट अस डू दैट। तो ये ग्रैनुलोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग इज ऑफ 3 टाइप्स।
थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए इसलिए ऐसे बना लिया. The first one is your eosinophil. अब देखो, बायोलॉजी में फिल्स का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन. तो बेसिकली अगर ये एसिनोफिल है तो दे आर अट्रैक्टेड, वो प्यार करता है किससे? एसिडिक डाई से. तो जैसे ही एसिडिक डाई आता है ना उसको पिक कर लेता है, उसको हक करता है. एंड इट इज बेसिकली ऑरेंज इन कलर. तो बेसिकली एसिनोफिल, एसिनो मतलब एसिडिक डाई और फिल्स मतलब loving. They love the acidic dye. That means they pick up the color of the acidic dye. So what is the acidic dye that is used here? The name of the dye is eosin. ऑरेंज से लिखा है मैंने और इसका कलर भी येलोइश ऑरेंज ही होता है. तो जो एसिनोफिल्स हैं वो सेल के अंदर हमें जो ग्रैन्यूल्स दिखेंगे वो ऐसे, ये बाहर वाला व्हाइट बना देती हूँ, ऑरेंज कलर के ऐसे ग्रैन्यूल्स. And your RBCs are enucleated. The mature RBCs are enucleated, but your WBCs are nucleated. And they are also differentiated between each other, among each other on the basis of the type of nucleus that is present. तो जब भी हम एसिनोफिल की बात करते हैं, एक तो मैंने उसको पहचान लिया कि उसने एसिडिक डाई को पिक कर लिया, उसको एसिडिक डाई बहुत पसंद है उसके साइटोप्लाज्म को. और दूसरा कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चा, ये बाइलोब्ड होता है. ये कैसा दिखता है? जैसे हमारे ईयरफोन दिखते हैं ना, तो ऐसे राउंड राउंड दोनों साइड और ऐसे बैंड, हेड बैंड बोल सकते हो. तो बेसिकली ये वैसा ही दिखता है. तो लेट अस ड्रॉ इट ऐसा. ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर ऐसा न्यूक्लियस दिख रहा है दैट मींस इट इज योर एसिनोफिल. तो एसिनोफिल इट्स बीइंग डाइड विद द एसिडिक डाई. एसिनोफिल क्या है? ये एसिडिक डाई है. और इसका न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड. अभी इसकी फंक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी मैं आगे जा रहा हूँ. इसको तो एसिडिक डाई पसंद था, बट देयर आर फ्यू ग्रैन्युलोसाइट जिसको बेसिक डाई पसंद है, मिथिलीन ब्लू पसंद है, और वो उसके कलर को पिक कर लेता है. तो इफ दिस इज द सेल, इसके अंदर ब्लू डॉट्स स्टेन होता है विद द बेसिक डाई. The name of the basic dye is methylene blue. बच्चे दिख रहे हैं जो मैं लिख रही हूँ आपको? क्लियर आपकी स्क्रीन पे? यस मैम. ओके गुड. नाउ अभी इसका न्यूक्लियस कैसा दिखता है? मैंने बोला WBC को हम उसके न्यूक्लियस को देख के ही पहचानते हैं कि कौन सा है. जब भी हम थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है, बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ब्लड टेस्ट करा लो. ब्लड टेस्ट से क्या पता चलेगा? हम जब WBCs के वेरियस काउंट्स देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से WBC का नंबर कितना है. एसिनोफिल का बढ़ तो नहीं गया है, बेसोफिल का जो नॉर्मल होता है उससे इंक्रीज तो नहीं हो गया है. तो ये जो बेसोफिल है एक्चुअली हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है. बहुत सारे इंटरनेशनल बुक में ये भी इसके लिए भी लिखा रहता है कि ये बाइलोब्ड होता है, बट हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि ये ट्राइलोब्ड होता है, इसके 3 लोब्स होते हैं. तो बेसिकली ये दिखता कैसा है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारे बेसोफिल्स होते हैं बेसिक डाई से स्टेन होता है, और हम कह सकते हैं कि ये कैसा दिखता है? ये एस शेप का दिखता है. एस शेप जो हमारे बुक्स में लिखा रहता है, वो लिखा रहता है एस शेप स्ट्रक्चर. ऐसे इधर इधर, ठीक है, एस शेप के स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है. तो मैं लिख देती हूँ एस शेप्ड न्यूक्लियस. तीसरा है हमारा, मैंने बोला उसने क्या किया? वो उसने एसिनोफिल के कलर को भी पिक कर लिया और बेसोफिल के कलर्स को भी पिक, मतलब डाई को, इयोसिन के डाई को भी पिक कर लिया, कलर को ज्यादा. इसका मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें थोड़े से जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है वो ऑरेंज दिखेंगे और थोड़े से जो है वो ब्लू दिखेंगे. तो लेट अस ड्रॉ. द थर्ड वन इज योर, फर्स्ट इज योर एसिनोफिल, सेकंड इज योर बेसोफिल. बेसोफिल नाम नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख देती हूँ बेसो.
third one is your neutrophils. अभी नाम इसका न्यूट्रोफिल क्यों है? न्यूट्रल है, दोनों को प्यार कर रहा है. दे आर फिल्स मतलब लव. इट इज लव फॉर एसिडिक डाई ऑल्सो, बेसिक डाई ऑल्सो. अब कभी नहीं भूलोगे तो मैं ऐसे याद कर लो. तो न्यूट्रोफिल जो है दे आर मल्टीलोब्ड. ये कैसा दिखता है बच्चा? ये मल्टीलोब्ड होता है. मल्टीलोब्ड कैसे? जैसे ही ये हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड में जाता है ना, तो धीरे धीरे इसके लोब्स जैसे ये डेवलप होता है ना, इसके लिए हम एक ये वर्ड यूज करते हैं पॉलीमॉर्फो. पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब शेप. तो जो न्यूट्रोफिल्स है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि दे ऑल आर ल्यूकोसाइट्स. दे ऑल आर ल्यूकोसाइट्स. बट न्यूट्रोफिल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. इसका मतलब है कि उसका जो न्यूक्लियस है ना, वो अलग अलग शेप. पॉली मतलब मेनी, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी. तो सबसे पहले इसका साइटोप्लाज्म बना लेते हैं. तो थोड़े से डॉट्स ऑरेंज बना लेंगे और थोड़े से ब्लू. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में आए. अब मैंने बोला कि ये पॉलीमॉर्फो है. इनिशियली ऐसे दो लोग हैं, फिर थोड़ा दिन बाद और डेवलप हुआ अपने लाइफ साइकिल में. तो जैसे जैसे वो अपने लाइफ साइकिल में ग्रो होता है ना, मैच्योर होता है ना, उसके लोब्स बढ़ते जाते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर मल्टीलोब्ड. क्लियर ओम? यस मैम. यस. तो न्यूट्रोफिल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है, और इसी वजह से हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. मैं लिख देती हूँ. इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इट्स मल्टी लोब. लाइफ साइकिल में जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे इसके लोब्स के नंबर भी इंक्रीज करते चले जाते हैं. तो 3 to 5 बेसिकली होता है मल्टी लोब. 3 to 5 लोब्स. और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स को. मैं यहाँ लिख देती हूँ PMNL का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, ऐसे साइड में लिख देती हूँ. मैनी. मॉर्फो, morphological changes. Morphology. Nuclear leukocytes. ओके, नोट डाउन कर लो. तो अभी हमने पढ़ा कि ये 3 डिफरेंट टाइप्स के कैसे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज बाय विच डाई दे आर स्टेन्ड. 2 डिफरेंस हमने पढ़ा कि कौन सा डाई से स्टेन हो रहे हैं, और तीनों के योर एसिनोफिल इज बायलोब, योर बेसोफिल इज एस शेप्ड न्यूक्लियस, एंड योर न्यूट्रोफिल इज मल्टी लोब्ड. चलो फटाफट कर लो. चलो तुम लोग ये लिख रहे हो, तब तक मैं अग्रैनुलोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. अग्रैनुलोसाइट्स दैट मीन्स कि इसका जो साइटोसॉल है, साइटोप्लाज्म है, वहां कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर लेता है. तो ये जो अग्रैनुलोसाइट्स हैं, दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. They are basically of 2 types. One is your lymphocytes, and the second one is your monocytes. One is your lymphocyte and the second one is your monocytes. अब ये lymphocytes और monocytes को कैसे पहचानेंगे मैम? आपने तो बोल दिया न्यूक्लियस देख के पहचानेंगे. तो lymphocytes का मैक्सिमम एरिया जो है बच्चा, वो तो तुम्हारा ऐसा न्यूक्लियस ऐसा ऑक्यूपाई करके रखेगा. और जो हमारा मोनोसाइट्स होता है ना, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का दिखता है. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का दिखता है. If this is the cell and I have to draw the nucleus, bean shape बोल सकते हो, किडनी शेप ना बोलो तो bean shaped और किडनी shaped. ठीक है? So this is your granulocytes. On the basis of the granules,
किससे स्टेन हो रहे हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप, एस्नोफिल, बेसोफिल एंड थर्ड वन इज योर न्यूट्रोफिल. एंड द अग्रैनुलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, that is your lymphocyte and monocytes. मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ये क्वेश्चन आ सकता है. लिम्फोसाइट्स का सर्कुलर ही होता है, पूरा एरिया को कवर करता है, मैक्सिमम पार्ट है होता है. और लिख सकते हो कि मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है इट इज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड. किडनी और बीन शेप्ड. नाउ इतने सारे टाइप ऑफ WBCs हैं भाई, कौन सा सबसे ज्यादा होता है, कौन सा सबसे कम होता है, और इनके फंक्शंस क्या हैं, आज हम ये करेंगे. मैंने सोचा था आज यहाँ तक कराऊंगी. ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखो अमाउंट में, ब्लड में सबसे ज्यादा WBC अगर कोई है तो दैट इज योर न्यूट्रोफिल. 60 to 65% तुम्हारा न्यूट्रोफिल होता है. 60 to 65% WBCs जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं. दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. जितने भी टूटे फूटे चीजें हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सबको खा पी लेते हैं. तो 60 to 65% इज योर न्यूट्रोफिल. अब उससे थोड़ा इधर चलते हैं. बेसोफिल का अमाउंट बहुत कम होता है. एक्चुअली इट रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1%. So we've come to basophil, 0.5 to 1%. ठीक है. और अगर हम एस्नोफिल के पास जाते हैं तो इसका अमाउंट इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है. हम कह सकते हैं 2 to 3% जो होता है वो हमारे एस्नोफिल्स होते हैं. 2 to 3%. तो क्वेश्चन कम्स कि न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज्यादा कौन सा होता है? दैट इज योर लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स का अमाउंट ब्लड में होता है 20 to 25%. दे आर 20 to 25%. तो लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं? 20 to 25%. और ये मोनोसाइट्स ये अच्छे खासे होते हैं. मोनोसाइट जब टिश्यू में एंटर करता है ना, मतलब ब्लड में जो फ्लो कर रहा है, तो वो मोनोसाइट्स है. और जैसे ही वो मोनोसाइट से निकल के टिश्यू में चला जाता है तो हम उसको एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज योर मैक्रोफाज. तो मोनोसाइट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड में वो भी अच्छा खासा है, बहुत कम नहीं है, 6 to 8%. फटाफट नोट कर लो. मैंने तो थोड़ी सी ऐसे गंध मचा दी, आप इसके नीचे नीचे लिख सकते हो. सबसे पहले एसिडिक डाई, फिर उसका न्यूक्लियस किस शेप का है, इसका अमाउंट कितना होता है ब्लड में. वैसे ही बेसोफिल के लिए लिख लो, मिथिलीन ब्लू से डाई करते हैं, एस शेप न्यूक्लियस होता है एंड देयर 0.5 to 1%. ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है. The third one is your neutrophil, 60 to 65%. ये मल्टीलोब्ड होता है, इसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं. एंड इट्स मल्टीलोब्ड, 60 to 65%. Your granulocytes में first is your lymphocyte, that is 20 to 25%. And the second one is your monocytes, जो कि 6 to 8% होते हैं. इसको फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मुझे तुम्हें WBC के बारे में बताना है. ठीक है. Now, as we know that for the leukocytes also, for the WBCs also, the house for it, तो जहां ये बन रहे हैं वो फिर से यहाँ पे क्या है, वो बोन मैरो ही है. बोन मैरो में ही हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ हमने WBCs पढ़े वो सब इधर ही बनेंगे. ठीक है. बोन मैरो, they are also the site for the formation of all the types of the cells, WBCs. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे स्टेम सेल्स होंगे. कुछ स्टेम सेल्स जो है वो एस्नोफिल्स बनाएगा, कुछ डिफरेंशिएट होके बेसोफिल बनाएगा, कुछ डिफरेंशिएट होके न्यूट्रोफिल बनाएगा, कुछ लिम्फोसाइट्स बनाएगा और कुछ मोनोसाइट्स बनाएगा. तो बेसिकली एस्नोफिल का कैसा था, बायलो, तो मैं थोड़ा सा ऐसा बना देती हूँ, इसमें एस शेप बना देती हूँ, इसमें मल्टी लोब बना देती हूँ, इसका ऐसे पूरे बना देती हूँ और इसका किडनी शेप बना देती हूँ. तो these are the 5 types of the WBCs. अब ये सारे WBC जैसे ही मैच्योर होंगे, ये भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले इन सबके प्रिकर्सर्स थे. ठीक है, प्रिकर्सर्स थे और फिर ये डेवलप हो गया, पूरा कंप्लीट बन गया. इसमें और भी चीजें नहीं चाहिए, जैसा हमारे इरिथ्रोसाइट्स को चाहिए था वैसा यहाँ कुछ नहीं चाहिए कि इरिथ्रोपोइटिन चाहिए, विटामिन चाहिए, नहीं चाहिए.
ये डायरेक्टली अब सब किधर जाएंगे, फ्लोइंग ब्लड वेसल्स एंटर करेंगे, ब्लड में एंटर करेंगे। ये तुम्हारा ये चला गया ऐसे, ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला। तो दिस इज योर eosinophil, this is your basophil, this is your neutrophil, lymphocytes, and this is your monocytes. अब यहाँ पर एक और झोल है, झोल मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। झोल ये है कि हमारा जो लिम्फोसाइट्स है ना, वो दो तरह के सेल्स बनाता है, बी सेल और टी सेल। बी सेल बनता भी है बोन मैरो में और वही मैच्योर हो जाता है और बड़े मजे में घूमते घूमते ब्लड वेसल्स को एंटर कर जा रहा है। तो बेसिकली योर लिम्फोसाइट्स इट्स ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के सेल्स बनाता है, वन इज योर बी सेल एंड वन इज योर टी सेल। बी सेल और टी सेल में डिफरेंट क्या है कि बी सेल बना भी बोन मैरो में और यही मैच्योर भी हो गया। बी सेल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो। टी सेल्स जो है ना, वो भी मैच्योर नहीं बना है, अभी वो उदास है, इमेच्योर है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तुम्हारा eosinophil, basophil, neutrophil, lymphocytes दो तरह के आ गए और मोनोसाइट्स। बट जो ये वाला है ना, जो सैडी सा दिख रहा है, ये मेरा टी सेल है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। और जब ये मैच्योर नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा, दिस इज योर टी सेल। ये बी सेल मैच्योर हो चुका है बोन मैरो में, इसलिए ये हैप्पी है। ये टी सेल फॉर मैच्योरेशन इट गोज टू अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड दैट इज योर थाइमस। ये जो हमारा टी सेल्स है वो थाइमस में जाके मैच्योर होता है। बन तो जा रहा है, बन तो वो भी बोन मैरो में रहा है, बट ये जो मैचो मैन बनेगा वो कहाँ जाके बनेगा, वो टी सेल्स में जाके बनेगा। अभी ये यहाँ पर पूरे इसके ऐसे बियर्ड आ गए, पूरे एकदम बड़ा हो गया, ये टी सेल्स अभी मैच्योर हो गया। तो दिस इज योर मैच्योर टी सेल्स। और ये टी वर्ड कहाँ से आया है, इट मैच्योर्स इन द थाइमस। बट बोन मैरो तुम्हारा बी सेल्स तुम्हारे बन भी रहे हैं बोन मैरो में और मैच्योर भी बोन मैरो में ही हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ये मोनोसाइट्स बनाए हैं, मोनोसाइट्स का ऐसे बना देती हूँ, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ये जब बोन मैरो से, ये जब ब्लड से निकल के टिश्यूज में चला जाता है मोनोसाइट्स, ठीक है, टिश्यूज में चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोफाजेस। बट यहाँ पर एक और वर्ड यूज करूंगी, ये आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में शायद सुना होगा कि हमारा जो बेसोफिल है ये भी कभी कभी ऐसे घूमते फिरते, इसका एस शेप न्यूक्लियस होता है, निकल के टिश्यूज में चला जाता है। जब बेसोफिल टिश्यू में जाता है तो हम उसको बोलते हैं मास्ट सेल्स। और जब आपका मोनोसाइट की एक टेंडेंसी है कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 20 डेज होता है। मैं लिखवाऊंगी सबका, अभी सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि आज का टाइम खत्म हो रहा है तो लिखने का टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। इसका लाइफ स्पैन इसका भी छोटा है, 10 से 20 दिन ही होता है। तो शुरू के दिन में ना ये बड़े मजे में ब्लड में घूमता है 5 to 7 डेज, और उसके बाद फिर ये टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही ब्लड से ये टिश्यू में एंटर करता है तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोफाजेस। नाउ मैंने क्या बोला, बेसोफिल भी हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट कर रहा है, बट ये बेसोफिल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, आज मैं फंक्शन नहीं करा पाई, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, ये हमारा जो बेसोफिल है वो भी टिश्यू में एंटर करता है। और जब बेसोफिल टिश्यू में एंटर करता है तो बेसोफिल को हम मास्ट सेल बोलते हैं। बच्चा ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यू शुड नोट दैट। मैक्रोफाजेस, क्योंकि ये वर्ड जब भी बाद में कभी आएगा मैं पूछूंगी कि मैंने पढ़ाया था। Basophil, when they enter the tissues, they are known as mast cell. Make a note of it.
and your monocytes, when they enter the tissues, they are known as macrophages. ठीक है? ओके, चलो इतना मेरे बच्चों को समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो लिम्फोसाइट है वो दो तरीके का सेल्स बनाता है, बी सेल और टी सेल। बी सेल जो है बेचारा सीधा साधा है, वो बोन मैरो में ही बन गया और बोन मैरो में मैच्योर होके आराम से ब्लड में सर्कुलेट करने लगा। बट टी सेल्स जो है वो बोन मैरो में बन तो गया, बट मैच्योरेशन के लिए वो थाइमस के पास गया। ठीक है, थाइमस भी तुम्हारा क्या है, एक लिम्फोइड ऑर्गन है। थाइमस इज ऑल्सो योर लिम्फोइड ऑर्गन। तो थाइमस में क्या हो रहा है, हमारा मैच्योर टी सेल्स बन रहा है, दैट मींस टी लिम्फोसाइट्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें इन सब का फंक्शन करना है। ये जो इतने सारे सेल्स हैं WBCs के 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, जरूर कुछ ना कुछ अलग करते होंगे। अगर सब एक जैसा ही काम करते, सिर्फ फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन करते, हर कोई फैगोसाइटोसिस से करता, तो 5 टाइप्स की जरूरत क्या है, नहीं है जरूरत। बट इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। All the 5 types of WBCs have different functions in order to control the immune system of your body. Immune system भी कंट्रोल करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें। जैसे जब हम बेसोफिल की बात करेंगे तो बेसोफिल सिक्रीट्स करते हैं सर्टेन केमिकल्स, सेरोटोनिन, हेपरिन, हिस्टामिन, ये नाम आपने सुना है, ये बेसोफिल सिक्रीट करता है। जब भी अस्थमा अटैक आता है, आप ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हो टू डायलेट द ब्लड वेसल्स, तो क्या चाहिए, वहां पर हमारा सिक्रीट होते हैं सर्टेन केमिकल्स। तो हेपरिन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट तो होता नहीं है ना, क्योंकि नेचुरली हमारे ब्लड में एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, दैट इज योर हेपरिन। और ये कौन सिक्रीट करता है, बेसोफिल। नेक्स्ट क्लास में करूंगी, लिख नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो बेसोफिल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हेपरिन जो क्या कर रहा है, इट्स एन एंटीकोएगुलेंट, इट्स अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। जब हमें कट लगती है और तब ब्लड आता है तो वो थोड़े टाइम में 3 to 8 मिनट्स में क्लॉट हो जाता है। बट जब हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड है, वो क्लॉट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सिक्रीटेड बाय द बेसोफिल। फिर जब भी हम पढ़ते हैं योर हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन क्या करता है, हिस्टामाइन इज अ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। तो इनके इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रोफिल डेफिनेटली उसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, 60 to 65% वो प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। तो वो क्या करता है, वो फैगोसाइटिक करता है, सबको खाते चलता है, जितने भी बैक्टीरिया एंटर किया, पैथोजन एंटर किया, सबको वो खाने की कोशिश करता है, वो फैगोसाइटिक है। ठीक है, अलॉन्ग विथ न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट जो है वो भी फैगोसाइटिक है, बट न्यूट्रोफिल से बड़ा वाला, क्योंकि टिश्यूज में जाते ही वो भयंकर रूप ले लेता है, मैक्रो साइज का बन जाता है और ऐसे ऐसे करके सबको खाना शुरू करता है, तो वो उससे बड़ा वाला है। मतलब बड़ा वाला मतलब ये वही काम कर रहा है, बट बड़े स्तर पे कर रहा है, बड़े एरिया को कवर कर रहा है। बेसोफिल की बात करती मैंने नॉर्मल कि वो केमिकल सिक्रेट करता है। जब भी हम एसोफिल की बात करेंगे तो इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। सिर्फ एलर्जिक रिएक्शंस नहीं बोल सकती हूँ मैं, ड्रग की एलर्जी हो सकती है, नॉर्मल एलर्जीज हो सकती हैं, केमिकल से होता है, किसी को एनवायरमेंट से होता है, किसी को कोई भी टाइप का एलर्जी, एज वेल एज जब भी आपके बॉडी में कोई वर्म्स वगैरह, पैरासाइट्स वगैरह एंटर करते हैं, तो भी हमारे एसोफिल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कैसे। लिम्फोसाइट्स बी और टी। बी लिम्फोसाइट्स तो बन गया शुरू से ही और बोन मैरो में ही मैच्योर भी हो गया, ये एंटीबॉडीज बनाता है। बी लिम्फोसाइट्स आर द ओनली लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट इज द ओनली ल्यूकोसाइट, मतलब WBC, जो एंटीबॉडीज बनाता है हमारी बॉडी में। और टी जो है, टी लिम्फोसाइट जो है, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सेल को पहचानता है। हम कहते हैं ना कि द most important characteristic of our immune system is that they can recognize between cell and non-cell. जैसे ही कोई भी पैरासाइट एंटर करता है, कोई पैथोजन एंटर करता है, तो वो क्या जाके उससे पूछता है हमारे सेल को, सुनो तुम यहीं के हो या कहीं बाहर से आए? नहीं, सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है
उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की कैपेबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, जहां वो सेल को पहचानता है और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है कि ये मेरा नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। मोनोसाइट्स के लिए मैं बता दिया कि ये एक फैगोसाइटिक सेल ही है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेशंस को और डिटेल में पढ़ाऊंगी, लिखूंगी। तो टिल आप ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आए। किसी को कुछ पूछना है बच्चा?